Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. NCERT Macroeconomics NCERT Macroeconomics का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। अलग से सीरीज़ है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी करके, आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। तो उसमें हमने ग्लोसरी स्टार्ट की हुई है। ग्लोसरी मतलब जो मेन शब्दावली है उसके हमने 3 पेज कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। इससे ही पहले वाली वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज। बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट हैं ये। जब चैप्टर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के करेंगे तो उस टाइम पर ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें GNP, तो ये कैसे बना? जो GDP है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें विदेशों से प्राप्त जो इनकम है वो ऐड कर दी, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या बन गया हमारा? डोमेस्टिक से राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आय वाले मैंने एक यूनिट आपको पूरी करवा रखी है, जिसमें नेशनल इनकम को कैसे मेज़र किया जाता है 6-7 वीडियो हैं। उन वीडियोस का लिंक या उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद है, दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के सभी नागरिकों की समस्त आय शामिल है। अब हम बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP को परिभाषा के तौर पर देखें कि जो सभी नागरिकों की समस्त आय जिसमें शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद में देशीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशियों की भी इनकम को शामिल किया जाता है। जब हम बात करते हैं, देखियो, जब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में, तो हम अपने देशीय अर्थव्यवस्था यानी कि अपने ही देश की अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशी जो हैं उन्होंने जो इनकम प्राप्त की वो भी ऐड करते हैं। अपने देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो ऐड इनकम उन्होंने ली थी उसको निकाल दिया जाता है। सिर्फ डोमेस्टिक निकालते टाइम, डोमेस्टिक में क्या होगा? सिर्फ अपने ही देश में, चाहे वो अपने देश के निवासियों ने, चाहे वो विदेशियों ने जो इनकम प्राप्त किया, सबको जोड़ दो, वो डोमेस्टिक हो गया। लेकिन जब हम नेशनल निकालते हैं तो हम विदेशों वाली भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक निकालते हैं तो विदेशों वाली को हम माइनस कर देते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना इनको। आई होप आपने कॉपी बना रखी होगी। उसके बाद है सकल प्राथमिक घाटा यानी कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। मैंने आपको कहा था कल भी कि जो डेफिसिट वाली जब मैं वीडियो आपको कराऊंगी तो ये सारे टाइप्स आपको डिटेल में बताए जाएंगे। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो ये प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। उसके बाद है उच्च शक्तिशाली मुद्रा, जो हाई पावर्ड मनी है, देश के जितने भी मॉनेटरी अथॉरिटी हैं उनके द्वारा, देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उनके द्वारा जो अपनाएगी मुद्रा, उसको कहते हैं, मुख्यतः इसमें करेंसी आती है सारी। हाई पावर्ड मनी होता है ये, हाई पावर्ड मनी, जिसमें करेंसी प्लस अदर डिपॉजिट। अब उसके बाद है परिवार। परिवार क्या है? व्यक्ति जो फर्मों के उत्पादन के कारकों की आपूर्ति करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से ही आती है। और फिर वो बाद में जब इन सब को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती हैं तो इन गुड्स एंड सर्विस को जो वो परचेज करते हैं। उसके बाद है आयात। कल वाली वीडियो में निर्यात हमने देखा था, आज है आयात, कि शेष विश्व से यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अब्रोड, दूसरे देशों से, विदेशों से किसी भी देश द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। अब है राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि। कल वाली वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड था, बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई गई हैं, डिटेल में तो हम इनको चैप्टर्स में ही करेंगे ही। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि, एक समयावधि में किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी फैक्टर पेमेंट के समस्त मूल्य का माप होता है उसको राष्ट्रीय आय की गणना विधि कहते हैं। ब्याज पूंजी के द्वारा, अब ब्याज सबको पता है, इंटरेस्ट पूंजी के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान। भाई हमने कहीं से कैपिटल ली, अब कैपिटल की सेवाएं हमने ले ली तो इसका भुगतान हमें किस फॉर्म में करना है? ब्याज की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है मध्यवर्ती वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो अभी उत्पादन के दौरान यानी कि उत्पादन की प्रोसेस में हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट है माल सूची, इन्वेंट्री जिसको कहा जाता है इंग्लिश में।
अविकृत वस्तुएं, यानी कि अभी तक दो जो बिकी नहीं है, कच्चा माल है हमारे पास, आधी बनी हुई चीज़ें हैं जिन्हें कोई एक फर्म एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक रखती है, भाई आने वाले समय में भी हमें प्रोडक्शन करना है, तो ये रॉ मटेरियल या कुछ चीज़ें ऐसी बिना बिकी हुई ये हमें इस नेक्स्ट ईयर में इनको बेच देंगे, तो उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। जेएम केंज, जॉन मिनार्ड केंज, 1883 से 1946, इन्होंने समष्टि शास्त्र को, मैंने कल वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताया था कि इस केंज को ही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका फादर कहा जाता है, इनको ही इसका श्रेय जाता है, क्योंकि जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया उस टाइम पर केंज ने ही कहा था कि भाई सरकार को आगे आना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट उसी टाइम इन्होंने दिया था। उसके बाद है श्रम, एक शारीरिक श्रम, मानवीय शारीरिक श्रम, लेबर, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का एक साधन है, भूमि भी उत्पादन का एक साधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उत्पादन में प्रयुक्त होता है। वैध मुद्रा, जिसे लेन देन से कोई इनकार नहीं कर सकता, सरकार द्वारा जारी ये मुद्रा होती है, लीगल होती है ये। अंतिम ऋणदाता, किसी देश में जो मॉनेटरी अथॉरिटी उसका कार्य है, जिसे तरलता संकट, बैंक रन की स्थिति में व्यावसायिक बैंकों की शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान करता है। अंतिम ऋणदाता मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी का वो काम जो बाई चांस मनी सप्लाई बहुत कम बहुत ज़्यादा जो भी होगी उसको कंट्रोल करने के लिए फाइनली जो अंतिम ऋणदाता हमें है वो है एक जो सभी बैंकों को लोन देता है, ठीक है, अंतिम ऋणदाता है वो। जैसे आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, आरबीआई से लोन मिलेगा, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सरकार है। तरलता फंदा, लिक्विडिटी ट्रैप इसको कहा जाता है, केंज का ही ये कंसेप्ट है कि ब्याज की एक ऐसी स्थिति, बहुत ही निम्न दर, यहाँ पर मनी सप्लाई लिया जाता है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये यहाँ अगर मनी की डिमांड है, ये मनी की जो डिमांड है वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, बिल्कुल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं गिरेगा, ये देखिए ब्याज की अति निम्न दर, ठीक है ना, इससे नीचे तो ब्याज जा ही नहीं सकता, तो उस टाइम पर लिक्विडिटी ट्रैप, इस कंडीशन को लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। ये भी आपको मैं क्लियर एक कंसेप्ट बताऊंगी, वन डे वन कंसेप्ट या वन डे वन डायग्राम वाले में मैं इसको आपको क्लियर करा दूंगी, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, सीरीज़ है हमारी वन डे वन डायग्राम, वन डे वन कंसेप्ट, ठीक है, डेली आपको एक एक कंसेप्ट वहाँ पर करवाया जाएगा। उसके बाद है समष्टि शास्त्रीय मॉडल, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। फिर है प्रबंधित तीर्थी, यानी कि जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, केंद्रीय बैंक की शक्तियों द्वारा जिसको मैनेज किया जाता है, समय समय पर इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन का ही रेशो होता है, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में होने वाला चेंज, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। विनिमय माध्यम, वस्तु विनिमय को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा का प्रधान कार्य। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, जो कुल मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के स्टॉक का रेशो होता है। संकुचित मुद्रा M1, जो कि नोट, सिक्के, मांग, जमा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमारे इसी ग्लोसरी के ही फर्स्ट पार्ट में आ गया था कि जिसमें करेंसी, नोट और ये सब होते हैं, उसको M1 बोला जाता है, यानी कि संकुचित मुद्रा, नैरो मनी। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, शेष विश्व से उसमें जो अन्य चालू हस्तांतरण है उसको जोड़ दो, वो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय हो जाएगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तु और सेवाएं हैं उन सब का मूल्य, जिसमें नेट है ये, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते। और परिवार द्वारा जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है, जो परिवारों द्वारा फर्मों को किए गए ब्याज भुगतान माइनस परिवारों द्वारा जो प्राप्त ब्याज भुगतान, यानी कि हमने जितना ब्याज दिया परिवारों ने और जितना ब्याज हमने लिया उनका डिफरेंस, ये क्या है, परिवार द्वारा किए गए निवल ब्याज अदायगी। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो 2 पेज और रह गए हैं हमारे, ये देखिए, अब भाई देखो एक एक कंसेप्ट बड़ा डिटेल में अच्छे से समझाना पड़ता है, तो बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं एक पेज एक टाइम पर आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट में ये हो जाएगा, कल इसको हम मतलब नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है, आप ये मेन बातें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।